हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आरआरबी एनटीपीसी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप उसको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कराया है आज की क्लास में प्रीवियस ईयर्स के पेपर मैथ्स के, जो कि CBT 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पहला क्वेश्चन पूछा था आपके ये CBT 1 में कि अकेले कार्य करते हुए ए 15 दिनों में एक कार्य करता है। ठीक है, ए अगर अकेले कार्य करे तो कोई कार्य होगा उसको ये 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। ठीक, अब दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें लिख लेनी हैं जो क्वेश्चन में दी हैं। ए क्या करता है, ए जो है 15 दिन में कार्य पूरा करता है। ठीक है, बी क्या करता है, बी 18 दिन में कार्य पूरा करता है। टोटल कार्य कैसे पता चलेगा, टोटल कार्य पता चलेगा हमको 15 और 18 ये जो दिन है इसका एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम तो सभी को आता होगा, ठीक है, फिर भी मैं एक बार एलसीएम करके दिखा दे रही हूँ। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6 × 5 × 3 मतलब 3 × 5 × 6 कितना आएगा, 90। ठीक है, अब ये 90 क्या आया, ये 90 टोटल काम आ गया, मतलब टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो ये टोटल वर्क, तो ये ए जो है ना, ए जो है इस टोटल वर्क को 15 दिन में करता है। अच्छा, टोटल वर्क को जो 15 दिन में करता है तो इस 90 काम को अगर ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में ये कितना काम करा होगा, ए एक दिन में कितना काम करा होगा, 90/15। तो 90/15 कितना होता है, 90/15 होता है 6। ठीक, तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो गया, 6। इसी तरह से बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 5। अब दोनों मिल करके एक दिन कितना कार्य करते हैं, एक दिन में दोनों अगर मिल करके कार्य करेंगे तो एक दिन में दोनों लोग मिल करके कार्य करेंगे कितना, 6 5 11 हो जाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, दोनों लोग मिलके एक दिन में 11 कार्य करते हैं। अच्छा, अब एक दिन में 11 कार्य करते हैं, ठीक है, 11 कार्य, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 11 कार्य अगर ये एक दिन में करते हैं, ठीक है, एक दिन में करते हैं। ठीक, तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे, एक कार्य करेंगे 1/11 दिन में। ठीक, समझ में आ रहा है ना, एक कार्य 1/11 दिन में। अब है कितना कार्य, 90 कार्य, पूरा कार्य करना है। और 90 कार्य मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो 90 × 1/11 क्या हो जाएगा, इतने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 90 × 1/11 क्या आता है, 90 × 1/11 आता है 90/11। ठीक है, तो इसका सल्यूशन आप अच्छे से देख लीजिए या तो फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इतने दिन में दोनों लोग मिल करके कार्य करेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था ना कि अगर आप यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप जो है जल्दी भी कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं और उनका योग 10800 है, तीनों मतलब जो तीनों संख्याएं हैं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, देखिए ये जो 3 संख्याएं हैं ये किस रेशियो में है, इस रेशियो में है। ठीक, और इन संख्याओं का जो एडिशन है मतलब जो योग है वो कितना है, वो 10800 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम इसी रेशियो को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 9 आएगा ना। अब 9 आएगा और 9 को इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जब भी रेशियो मानते हैं ना तो हम ऐसे, अगर आप मान लीजिए x है, ठीक है, 1x 3x 5x, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, एक 1x संख्या है, एक 3x संख्या है, एक 5x संख्या है। इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को
हम किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, इन तीनों में से किसी में से रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेंगे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, मतलब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या वही होती है जो रेशियो में सबसे बड़ी होगी। रेशियो में सबसे बड़ी कौन है, 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5x हो जाएगा। 5x कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया, ये 2 0 यहाँ पे उतर गया, मतलब 6000। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मेरे पास तो बहुत हाई फाई क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसमें ही आपको अपने अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 25/7, 15/28, 20/21 का लसा ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को करना है, देखिए इसको आप अपने ओरल भी कर सकते हैं। कैसे, अगर एलसीएम पूछा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर एलसीएम पूछा है तो ये 25, 15 और 20 इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है 15 और 20। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए यहाँ कटेगा नहीं ना, तो कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, कितना आ जाएगा पूरा एलसीएम 300। तो 300 क्या हो गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम 300 आ गया ऊपर ऊपर वाले का, तो हमें क्या करना है, एलसीएम ऊपर वाले का पता कर लेना है। लेकिन जो नीचे वाली डिजिट होती है ना, नीचे वाली डिजिट का हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो 7, 28 और 21 का अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक, तो 7 आएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम। इस अपॉन में जो एलसीएम होता है वो ऐसे ही निकलता है। कैसे निकलता है, ऊपर वाले का हम लासा निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 300/7 हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे ना तो आपको चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी और डिटेल में अच्छे से मैं यहाँ पे समझाऊंगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि मेरे पास उस तरह का बड़ा बड़ा वो डिजिटल नहीं है बोर्ड, और फिर मैं ऑफर्ड भी नहीं कर सकती। तो चलिए ठीक है, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसी से आपको, अगर आप धैर्य रखते हैं तो उसी से मैं आपकी तैयारी करवाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, जिस तरह से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि दो संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम कितना है, 210 है। यदि इनका मासा, अगर इनका एचसीएफ 35 है, तो इन संख्याओं में से अगर एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, जो डिजिट 1 होती है, नंबर 1 संख्या फिर गुणे नंबर दूसरी संख्या। ये होता है फॉर्मूला आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हमको कुछ भी नहीं करना, हमको एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देना है और एचसीएफ की जगह मासा लिख देना है, मतलब मासा और एचसीएम एक ही तो है। चलिए, एलसीएम हमने यहाँ पे 210 लिखा और एचसीएफ कितना लिखा, 35। ठीक, और एक संख्या क्या दी गई थी इसमें, 105 थी। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं पता तो हम XYZ कुछ भी लिख दें। ठीक है, हमारी मर्जी, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसको काट देते हैं, तो क्या कटेगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 21 से 21 यहाँ पे डायरेक्ट कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, मतलब कि ये जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, वो 70 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, तो 70 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या बोला है, एक लगेज बॉक्स है। ठीक है, उसका आयाम दिया गया है।
80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बॉक्स को कवर करने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले मैं एक लूप होल बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या निकालना है तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल निकला गया है। तो हमें कुछ भी करके इस क्वेश्चन से क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये एक लगेज बॉक्स है जिसका आयाम दिया। आयाम क्या होता है? आयाम होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ही आयाम होता है। तो लंबाई 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। ये एक बॉक्स है। अगर बॉक्स की बात करें तो हम घनाभ उसको मान लेंगे, ठीक है, घनाभ मान लेंगे। अब घनाभ होता कैसे है, चलिए हम आपको एक बार इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये बॉक्स है, इसका दिया गया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया गया है तो इस बॉक्स को ढकने के लिए जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा। अब भाई कपड़ा तो यहाँ से पूरा ऐसे अच्छे से ढकेगा इसको ना, ऊपर ऊपर से, तो ये क्षेत्रफल ही तो कवर करेगा ना, क्षेत्रफल ही तो कवर करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका, ठीक है, ये घनाभ का हमें क्या करना है, इस पूरे सतह का क्षेत्रफल पता करना है। तो घनाभ के सतह का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है उसको आप लगा दीजिए। नहीं तो आप क्या करिएगा, आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपको क्या करना है, ये लेंथ है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, अब इसका एक एरिया तो आ गया। अब इधर का एक एरिया आपने लंबाई गुणे चौड़ाई करके आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन इधर भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके ज्ञात करना पड़ेगा अगेन। तो आप क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे। ठीक, कैसे करना है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक, तो घनाभ का जो पूरा सरफेस का एरिया होता है, मतलब पूरे सरफेस का एरिया होता है, वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो उसका पूरा सरफेस का एरिया आ जाएगा। वही सरफेस का एरिया के बराबर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 इधर रखना है। लेंथ कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 60 सेंटीमीटर और ब्रेथ 60 है। हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता कि कौन सा ब्रेथ है कौन सा लेंथ है तो आपको क्या करना है कि किन्हीं दो चीज़ों को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हाइट का हो गया 60 गुणे अब यहाँ पे 80। ठीक, अब चले, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे ऐसे कर लेंगे तो 6 8 से कितना होता है, 48। ठीक, अब ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब 2 और हो जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक, 4 6 जा कितना होता है, 24। यहाँ पे 0 0 ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसका 32 हो गया, ऐड हो गया। अब इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सारे को ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा, 8 2 10 4 14। यहाँ 4 4 8 2 10 और ये 2 0। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 4 2 8 0। तो इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमें क्या करना था, उस सरफेस का पूरा एरिया पता करना था। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं 20800 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, उनका योग 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 अंकों की संख्या दी गई है। तो जब अंकों को उल्टा जाता है तो संख्या अपने मूल अंक से
54 घट जाती है, जो संख्या है उससे 54 घट जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन करने का कुछ स्पेशल तरीका नहीं है, बस 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि देख लीजिए, मान लीजिए जो परिवर्तित संख्या है वो 73 है। ठीक है, 73 परिवर्तित संख्या है। अच्छा, तो संख्या होनी क्या थी? ओरिजिनल में जो संख्या थी वो कितनी थी? ओरिजिनल में संख्या 37 थी। लेकिन अब हम ये 37 को लिखने से पहले, इन सब को लिखने से पहले इन चेक कर लेंगे कि इन सब का योग 10 है कि नहीं है। 8 2 10 होता है, 8 2 10 होता है, 7 3 10। हाँ, सबके संख्याओं का योग क्या है? 10 है। ठीक है, तो अब क्या है, मान लीजिए कि हमने 73 को ही परिवर्तित किया था इसकी ओरिजिनल संख्या से। इसकी ओरिजिनल संख्या अगर हम 37 मान रहे हैं और जो परिवर्तित संख्या हमने 73 किया है, ठीक है, परिवर्तित संख्या ये हो गई, ओरिजिनल संख्या ये हो गई। अगर तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम उल्टा जाता है, इसको अगर हम उलट दिए हैं तो ये जो है ये 54 जो है घट जाती है, ये ओरिजिनल संख्या 54 घट जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये 37 इसकी ओरिजिनल संख्या थी, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये तो बढ़ गई ना, ये तो बढ़ गई। यहाँ कहाँ घटी नहीं ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, 28 में देखते हैं। तो 28 जो है हम मान लेंगे। ठीक, इसी तरह से हमको चेक करना है, सारी संख्याओं को चेक करना है। कैसे? अब ये देखिए 28 है, इसकी ओरिजिनल संख्या क्या रही होगी? इसकी ओरिजिनल संख्या 82 रही होगी। अब हम 82 को जब ओरिजिनल संख्या को हम इसी ओरिजिनल संख्या को जब हम पलटे थे तो 28 हो गया था। और 28 जो है ना, इससे कम भी तो दिख रहा है, यहाँ पे घट ही तो रहा है। देखिए पलटने के बाद ना, ओरिजिनल संख्या को पलटने के बाद घटा है ना, तो कितना घटा है? 54। तो अब हम इसको घटाएंगे, देखेंगे इसको 54 आता है कि नहीं। हाँ, इसको घटाने पे हमें 12 में से 8 गए, 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 7, 7 में से 2 गए, 5, तो 54। हाँ ठीक है, तो घटाने पे क्या हो गया? 54 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल संख्या हमारी क्या थी? 82 थी। ठीक है, तो अच्छा, तो अब 82 की जो परिवर्तित संख्या है वो क्या है? 82 की परिवर्तित संख्या 28 है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, ए और बी की जो आय का अनुपात दिया है, ठीक, अब उनका व्यय क्रमशः 14,000 रुपये और 10,000 रुपये है। मतलब ए जो है 14,000 रुपये खर्च कर रहा है, बी 10,000 रुपये खर्च कर रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि ए जो है 4,000 बचत करता है तो बी की बचत बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर किसी का व्यय, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए जो है, ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए कितना खर्च करता था, कितना व्यय करता था, कितना खर्च करता था? 14,000 रुपये खर्च करता था। ठीक है, अब ये खर्च हो गया, ठीक, ए का। और अच्छा, अब ए बचत कितनी करता है? ए बचत करता है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये बचत करता है। अच्छा बताइए, तो आय कितनी होती है? खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो ए की आय होगी ना। तो दोनों को जोड़ दिया हम, तो क्या आ गया? ठीक, 18,000 रुपये इसकी आय हो गई। ठीक है, अब आय का ही रेशियो दिया गया है 3:2 में, तो 3 क्या है? 3 जो है ए की आय का रेशियो है। ठीक है, अब ये आय का हमें पता चल गया है वैल्यू, तो इसको किसके बराबर करेंगे? 3x के बराबर कर देंगे। ठीक, 3x के बराबर हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आय है ना, आय के बराबर हमने कर दिया, तो आय के रेशियो के बराबर कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें आ गई 6,000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 6,000, और यही x की वैल्यू हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3:2 वाले में। तो 3:2 वाले में यहाँ पे x होगा, ऐसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये x की वैल्यू, तो हमें b की आय पता चल जाएगी ना। b की आय क्या हो जाएगा फिर? 6,000 गुणे 2 ना, 6,000 गुणे 2 ही तो होगा। तो b की जो आय होगी वो पता चल जाएगी। तो b की आय कितनी हो जाएगी? b की आय हो जाएगी 12,000। कितनी हो जाएगी? 12,000। तो यहाँ पे हो जाएगी 12,000 b की आय हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या था? b की बचत पूछा था। अच्छा, तो b की बचत पूछा था, तो बचत तो तभी पता चलेगा जब आय में से हम
आय में से, जब हम आय में से हम खर्च निकाल देंगे तो जो है ये बी खर्च कितना करता था, बी खर्च करता था 10,000 रुपये, ठीक है। तो बी की आय जो है 12,000 निकल गई और खर्च करता है 10,000 रुपये ना, 10,000 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब वो बचाता कितना है, 2,000 रुपये बचत करता है। तो हमें बी का बचत पता चल गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस खाली लंबा सा दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न 8 में क्या करना है, सरल करना है, इसको सरल करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। अब इसको आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा 9 और 5 का। 9 और 5 का हम क्यों मल्टीप्लाई करें, हम ऐसे ही लिख दें, हम ठीक है, हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, 5 2 जा कितना करना है, 5 2 जा 10 होता है, प्लस 9 3 जा 27, ठीक है। और उसके बाद हम तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप वहाँ पे शॉर्ट में ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब कि आप कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, तो 37/9 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला हम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। आपको करना है 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 ऐसे लिख दीजिएगा, 9 2 जा 18, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 18 लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक, 28 हो जाएगा, तो यहाँ हम 28/9 गुणे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर डिवाइड का निशान है ना, यहाँ पे अगर डिवाइड का निशान है तो हमें क्या करना है, हमें जो है इसको उलट देना है, इस संख्या को उलट देना है, पलट देना है, ठीक है। कैसे, 37/9 × 5, और इसको अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, इसको पलटेंगे तो हम अगर कोई डिजिट इसके बगल वाली की पलटते हैं ना, तो ये यहाँ पे जो निशान होता है ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 9 × 5/28 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, दोनों सेम था। अब क्या आंसर आ गया, 37/28 आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी क्यू से 2 गुना कार्य कुशल है, क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो पी और क्यू है, ठीक है, तो मान लीजिए कार्यकुशलता एन को हम कार्यकुशलता मानते हैं, ठीक है। पी जो है क्यू से 2 गुना कार्यकुशल है। अगर क्यू एक कार्यकुशल है तो पी क्या है, 2 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्यू जो है एक दिन में एक कार्य करता है, तो पी एक दिन में 2 कार्य कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक, एक दिन में ये 2 कार्य कर लेता है, एक दिन में ये क्यू एक कार्य करता है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, क्यू जो है एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, ठीक है। और यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ आप जान लीजिए, जो ये कुशलता होती है ना, कुशलता गुणे दिन बराबर, देखिए किसकी कुशलता है, यहाँ पे अगर हमें दोनों की एक साथ निकालनी है ना, दोनों के एक साथ निकालना है तो दोनों की कुशलता को हम ऐड करेंगे, तो दोनों का कुशलता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अब दिन नहीं पता है, दोनों की कुशलता 3 हो गई है और दोनों का दिन नहीं पता है, तो दिन यहाँ पे x लिख देंगे। और उसके बाद एक का पता है ना, एक का पता है कि क्यू कितने दिन में करता है, क्यू 12 दिन में करता है, तो क्यू की कुशलता क्या है, क्यू की कुशलता 1 है, तो यहाँ पे 1 गुणे क्या हो जाएगा 12, ठीक, 12 दिन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये क्या होता है, कुशलता गुणे दिन क्या होता है, टोटल काम होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दिन आ जाएगा, किसका दिन आ जाएगा, पी और क्यू के साथ काम करने वाला दिन आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कितने दिन में साथ में काम कर लेते हैं, 4 दिन में ये लोग साथ में काम कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाई है। कुशलता गुणे दिन बराबर काम होता है, और देखियो
काम तो वही करेंगे ना, काम तो बराबर होगा ना, ये दोनों मिल करके जो काम करेंगे वही क्यू जो है उसको 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने काम काम को बराबर किया है। ठीक, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ये जो मैं करवा रही हूँ ये एनटीपीसी का है, तो एनटीपीसी के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जितने जीएस के हैं, वो सारा मैं एक लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं कि जो संख्या दी गई है इसमें से माध्यिका कौन सी है। तो माध्यिका क्या होता है, जो मध्य में होता है वही माध्यिका होता है। अब इसमें मध्य में कैसे आपको पता चलेगा, इसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 19 है। अब यहाँ पे जो मध्य में होगा वही माध्यिका होगा। 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, मध्य में क्या बचा, 6 बचा, तो ये माध्यिका कौन सी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो आई होप कि ये जो मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और ठीक है, आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे ही यहाँ पे एनटीपीसी का सारा पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी अच्छे से, और ये भी बता दूंगी किस किस एरिया पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बच्चों से गलती होती हैं, क्या छोड़ना है, क्या आपको आगे करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।